हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आज संडे को क्लास नहीं लेते हैं हम, लेकिन फिर भी मैं इस समय वीडियो बना रहा हूँ जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और यूज़फुल भी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अभी तक बोर्ड पे या लाइव क्लास नहीं ले रहा हूँ, तो वो भी मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। पहली चीज़ ये है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो वीडियो में बोल रहा हूँ वो चीज़ ही मैं बोर्ड पे पढ़ाऊँगा। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा धीमा है, तो वो कोई समस्या इशू नहीं है, स्पीड हम लेंगे। लेकिन एक जब टीचर पढ़ाता है तो वो उसके लिए पहले प्लानिंग करता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कुछ सोच समझ के, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे प्यारे भाई बहन मेरे पास क्लास लेंगे तो उनका फ्यूचर मेरे हाथ में है, या जो मुझ पर विश्वास करेंगे तो उनका फ्यूचर की जिम्मेदारी तो मेरी है। चाहे मैं स्पीड से पढ़ाऊँ चाहे स्लो, लेकिन उन प्यारे भाई बहनों, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, स्टूडेंट हैं जो 10th 12th में हैं, तो उनके करियर की जो महत्वपूर्ण सीढ़ी है उसकी जिम्मेदारी, जैसे इसमें 10th बोर्ड में अपने SST है या 12th बोर्ड में हिस्ट्री पॉलिटिकल है, और डिमांड अगर प्यारे भाई बहनों की हुई तो 9th 12th यानी 6 से 12th तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास लेने में। लेकिन क्या है कि टाइम शेड्यूल सेट करना है। मैं क्योंकि मैंने जब YouTube पे पढ़ाने का डिसीज़न लिया है तो मैं इसके बारे में काफ़ी गहनता से पूरे एकाग्र होकर मैंने पूरा डिज़ाइन तैयार किया है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट मेरे पास जब जो मेरी क्लास लेंगे तो उनके फ्यूचर का सवाल है, तो इसीलिए मैं जल्द ही लाइव भी आऊँगा, बोर्ड पे भी क्लास स्टार्ट होगी, आप टेंशन ना करें। दूसरी चीज़, देखो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, शायद आप देखेंगे कि बोर हो रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है कि एग्ज़ाम जो पैटर्न है, अब जैसे 10th, आज हम स्पेशल 10th सामाजिक के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। जो 10th सामाजिक की 4 बुक हैं, अंक विभाजन बराबर है, लेकिन जो चैप्टर हैं उनकी संख्या भिन्न है। अब जैसे हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करें तो उसमें 5 चैप्टर हैं, अंक विभाजन वही 20 नंबर का है। दूसरी चीज़, मेरा तरीका ये है कि मैं पैटर्न को समझ के लाइन में जो क्वेश्चन बन रहा है वो तुरंत स्टूडेंट के दिमाग में क्लिक करे कि यहाँ से ये क्वेश्चन बन रहा है। मेरे को ये वीडियो बनाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगे हैं, इसको अपलोड करने में, बनाने में। लेकिन 4 घंटे में तो ये सोचो कि 4 क्लास में तो एक चैप्टर, चाहे वो यूरोप का राष्ट्रवाद हो चाहे भारत का राष्ट्रवाद हो, 4 क्लास में तो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। लेकिन हमें चैप्टर को कंप्लीट नहीं करना है, हमें वो चीज़ सीखनी है जो चीज़ भविष्य में काम में आए। एग्ज़ाम तो सिर्फ कि एग्ज़ाम अपने जो एग्ज़ामिनर पेपर बनाते हैं या जो सिलेबस NCERT सेट करती है, तो उसमें उनका भी उद्देश्य छिपा हुआ होता है कि वो बालक का संपूर्ण विकास
या संपूर्ण मूल्यांकन करने के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं, सहयोग करने के लिए ब्लूप्रिंट या मॉडल पेपर जारी करते हैं। तो उन चीज़ों को पाठ पढ़ना, मैंने बताया 4 घंटे में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने से भी क्या बेनिफिट है, जब एक स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि क्वेश्चन आ कैसे रहे हैं, बन कौन सा क्वेश्चन रहा है, पहले कौन से क्वेश्चन आ चुके इस चैप्टर से, क्या संभावना अब भविष्य में इस जो अपने सामने एग्ज़ाम आ रही है उसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न को समझना सिलेबस को कंप्लीट करने के बराबर ही। अब यह है कि आप अब जैसे 1-2 स्टूडेंट हैं, इनमें एक स्टूडेंट पढ़ता कम है लेकिन वो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज रखता है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर ब्लूप्रिंट क्या है, उसमें क्या दे रखा है इस चैप्टर के बारे में, या फिर क्वेश्चन को टैकल या हैंडल करने का तरीका उसको आ रहा है, तो वो कम पढ़ के ज़्यादा पढ़े हुए से भी अधिक अंक लाता है। अब हम देखें, जैसे मान लो कि एक उदाहरण के लिए जो हम चर्चा भी करेंगे अभी इस पे, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन निबंधात्मक आता है तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे। निबंधात्मक क्वेश्चन की प्रस्तावना, अभी निबंधात्मक क्वेश्चन में असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का टाइटल डाल सकता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइटल डाल सकता है। तो क्या हम डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कर देंगे? नहीं, पहले उसकी प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, फिर उसके बाद में जो पहले तो राष्ट्रवाद की प्रस्तावना बनानी पड़ेगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, 2 लाइन का ये प्रस्तावना बनी। फिर खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की प्रस्तावना पहले बनानी पड़ेगी, फिर उसमें क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो डिटेल वाइज लिखना पड़ेगा। तो मेरा बस समझाने का यही अर्थ है, पढ़ाने को आजकल डिजिटल बोर्ड आ गए, जो कोई जोर नहीं आता है पढ़ाने में, सिर्फ स्क्रीन पे आपके जैसे यूरोप का राष्ट्रवाद है चलता रहेगा, बस समझाते रहो उसको, या भारत का राष्ट्रवाद है, तो डिजिटल बोर्ड पे बहुत इजी काम हो गया। डिजिटल बोर्ड लगाकर उस पर पढ़ाने पे तो ज़्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ती, जबकि एक टीचर बोर्ड पे लिख के पढ़ाता है, मैं मानता हूँ वो सबसे बेस्ट है, वहीं स्टूडेंट को समझ में आता है। खासकर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से संबंधित चैप्टर हैं वो तो बिना बोर्ड के समझ में आ ही नहीं सकते। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा तरीका है बच्चों को उस चैप्टर में वहीं की वहीं जब आप पढ़ा रहे हो, अगर 3 पृष्ठ पढ़ा रहे हो उसकी जगह 2 पृष्ठ पढ़ा दो, लेकिन उस बच्चे का मूल्यांकन तो करना पड़ेगा ना। कि क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 में कुछ बच्चे तीव्र बुद्धि वाले हैं, कुछ बच्चे धीरे मध्यम हैं, कुछ एवरेज हैं। तो एक टीचर उन सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेगा, नहीं कि जो तीव्र हैं उनको भी अवॉइड नहीं कर सकता, जो बिल्कुल लो हैं उनको भी अवॉइड नहीं कर सकता। तो मैं इसी चीज़ पे या इसी विषय पर काम कर रहा हूँ ताकि तीव्र वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो, और जो भाई बहन लोअर या फिर जो पढ़ाई में डाउन हैं या जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम, जैसे कोई घरेलू प्रॉब्लम होती है,
किसी पे घर की जिम्मेदारी होती है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि जब वो वीडियो देखे तो वो कॉन्सेप्ट उसके वहीं क्लियर हो जाए और वो कॉन्सेप्ट उसी टाइम में उसको क्लियर हो जाए, ताकि उसको जब समय मिले वापस वीडियो देख ले प्लेलिस्ट में जाके। तो इस तरह है, मुझे काफ़ी सजेशन या काफ़ी मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर कोई स्टूडेंट अभी तक जुड़ा नहीं है, कमेंट्स नहीं आया है। तो मैं इसको समझता हूँ कि हर स्टूडेंट ये चाहता है कि बोर्ड पे क्लास हो, और एक स्टूडेंट और टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है बोर्ड समझने का जरिए। तो वो मैं जल्द ही आपके सामने आ रहा हूँ, लेकिन कम से कम आप जुड़ोगे तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करोगे तो मैं नोट्स वहाँ डालने लगूँ, ताकि आप पहले, बाकी अभी सत्र स्टार्ट हुआ है, लेकिन लगभग आधा नहीं तो 40% कोर्स हो चुका है। तो मेरा मकसद है कि उसी समय बच्चे के दिमाग में माइंड सेट किया जाए कि हमें इस तरह से इस चैप्टर में, जैसे मान लो भारत का हम राष्ट्रवाद पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्टार्टिंग, अब हम डायरेक्ट चलो चैप्टर पे आते हैं, उदाहरण से समझते हैं। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, तो बुक में साफ साफ दे रखा है कि 1920 के दशक से पहले के जो घटनाक्रम है वो पहले की बुक में हम पढ़ चुके, साफ साफ क्लियर कर रखा है। लेकिन एक टीचर उनको अवॉइड नहीं कर सकता, क्योंकि उनको वो घटनाक्रम जो पहले हो चुके हैं वो घटनाक्रम उनको बताना पड़ेगा, स्टूडेंट को रिमाइंड करवाना पड़ेगा, ताकि वो पीछे से जो घटनाक्रम हुए थे उनसे कनेक्ट होके उसके दिमाग में एक माइंड सेट हो कि हाँ ये घटनाक्रम थे। अब जैसे 1920 के दशक से पहले, तो इसमें तो 20 के दशक वाले जो आएंगे उसमें महात्मा गांधी जो भारत में आते हैं, प्रथम विश्व युद्ध यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन इसमें से निबंधात्मक डेफिनेट है कि यूरोप या भारत के राष्ट्रवाद में से एक निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन भी बनेगा। इन दोनों दो जो चैप्टर महत्वपूर्ण हिस्ट्री वाले हैं, 5 में से ये 2 चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। बाकी आप कनेक्ट करो, यूरोप में राष्ट्रवाद जो 9th में फ्रांसीसी क्रांति या जो क्रांतियाँ हुई थी उनसे रिलेटेड ही इसमें है, वहाँ शॉर्ट या फिर उनकी लैंग्वेज अलग करके यहाँ डाल दिया। जबकि राष्ट्रवाद का यूरोप में उदय हुआ था, फ्रांसीसी क्रांति, इन क्रांतियों की वजह से लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगी थी। तो उनको जैसे हम राष्ट्रवाद, यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो हमें पिछली जो 9th में जो घटनाक्रम हुई उसका शॉर्ट प्रस्तावना स्टूडेंट के दिमाग में सेट करनी होगी। जैसे मान लो कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय पर एक निबंधात्मक क्वेश्चन आ गया, तो एक प्रस्तावना बनाने के लिए 1920 के दशक के बारे में भी स्टूडेंट को जानकारी होनी चाहिए। और जबकि यही नहीं है कि पढ़ाने का मकसद इतना, मेरा मकसद इतना नहीं है कि वो एग्ज़ाम तक सीमित रहे, वो आगे बढ़े। जैसे मान लो 12th 11th में जब वो एडमिशन ले तो ये सारी चीज़ें उसके सामने पहले से ही क्लियर हो चुकी होगी। और जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भाई बहन भी इस हिस्ट्री में भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से हर लाइन से क्वेश्चन बनता है, और हर एग्ज़ाम में आप पेपर उठा के देख लो, इससे क्वेश्चन 100% आता है। तो मैं
इसीलिए एक जो एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से विद्यार्थी को अपग्रेड करना है जो डाउन है, और किस तरह तीव्र जो मतलब एक्सीलेंट है उनको और एक्सीलेंट बनाना है, और जो पिछड़े हुए हैं या जो पढ़ाई में से मतलब कम रुचि रखते हैं, जो भी रीजन है उनको भी अप करने का मकसद है। तो आप चिंता ना करें, बोर्ड पे पढ़ाई होगी, क्लास का शेड्यूल आपके स्कूल के शेड्यूल से मैच नहीं होगा। आप जब फ्री होंगे उस टाइम में ऐसी क्लास शेड्यूल की जाएगी। अब हम चलो एक पढ़ने का जो तरीका जो है हर टीचर का और हर स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन जो एग्ज़ाम में है वहाँ पे अलग अलग तरीके, चाहे कैसा भी तरीका हो, लेकिन जो मूल्यांकन टीचर करेगा उसका तो नज़रिया साफ होगा। वो डिफरेंट एंगल, जैसे मान लो स्टूडेंटों के भी अलग अलग डिफरेंट एंगल हैं समझने का और हैंडल करने का। टीचर भी सब टीचरों का सेम नहीं होता, पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन वहाँ एग्ज़ाम में जो आपने प्रश्न पत्र का आंसर दिया है तो वहाँ वो एंगल सेम आना चाहिए, तभी वो एग्ज़ामिनर सही मूल्यांकन कर पाएगा। अभी जैसे मान लो कि राष्ट्रवाद का उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो हम डिटेल से, एक मेरा ये है कि जो चैप्टर 4 दिन में हो सकता है, मैं चाहता हूँ वो चैप्टर 5 दिन में हो, 6 दिन में हो, लेकिन वो चैप्टर स्टूडेंट को एक मतलब दिमाग में उसका चैप्टर का महत्व ही समझ में आ जाए, ताकि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कैसे पुटअप हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है। अभी जैसे असहयोग आंदोलन है, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसके दौरान क्या क्या घटनाएं हुई, तो यहाँ तो डायरेक्ट दे रखा है, तो स्टूडेंट को हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते ना। उसके कुछ जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या प्लानिंग, तो उसके जो 5-10 तो प्लानिंग थी, यहाँ तो बुक में डायरेक्ट दे रखी है, लेकिन एक स्टूडेंट को वो प्लानिंग समझानी पड़ेगी ना। जब असहयोग आंदोलन के बारे में ही निबंधात्मक क्वेश्चन बना दिया जाए, तो जो घटनाक्रम या जो प्लान बना रखा था कि इसके अकॉर्डिंग या इन चीज़ों को अवॉइड करना है, तो वो चीज़ें ही हमें डेस्क्रिप्टिव या पूरी निबंधात्मक रूप में लिखनी पड़ेगी। तो जल्द ही हम लाइव जैसा भी होगा, आप बोलोगे सर रात को 12 बजे क्लास, तो मैं 12 बजे क्लास अवेलेबल कराऊंगा। आप बोलोगे कि कोई समस्या, अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है, वास्तव में पढ़ने वाले स्टूडेंट, अगर वो रात को 2 बजे भी मुझे इन्फॉर्म करेगा कि तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। हालांकि यूट्यूब चैनल पे खूब कोर्स, खूब सिलेबस चल रहा है, खूब मतलब लगभग कईयों कंप्लीट भी करवा चुके हैं, 40%, 30%, 50%। लेकिन मैं ना डिजिटल बोर्ड का यूज़ करूँगा, हम साधारण बोर्ड जो यूज होता है स्कूलों में उस बोर्ड पे करेंगे, और लाइव क्लास स्टार्ट करूँगा ताकि बच्चे डायरेक्टली उसी समय जो डाउट हैं वो क्लियर करें। चलो अब हम एक बार थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवाते हैं, क्योंकि सेम पैटर्न होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद, तो वहाँ भी वही घटनाएं आएंगी जो भारत में राष्ट्रवाद के जन्म में। तो उस समय वहाँ यूरोप में जो घटनाएं घटित हुई वो उस में आएंगी, और भारत में जो घटनाएं घटित हुई वो भारत में।
तो अब जैसे मान लो कि हमें एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाना है। अब आप 1920 से दशक के पहले जो घटनाक्रम है जो राष्ट्रवाद के उदय के लिए कारण बने, तो हम देखते हैं कि 1857 पहले सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि राष्ट्रवाद का जन्म यूरोप में हुआ था, और यूरोप में भी कौन सी ऐसी घटना थी जिसकी वजह से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। क्योंकि देखो एक चीज़ समझो, डाउट क्लियर यहीं करो कि अमेरिका की क्रांति जो हुई थी वो पहले हो गई थी, जबकि फ्रांस की क्रांति उसके बाद में हुई थी 1789 में। तो मैन जो यूरोप को राष्ट्रवाद का जन्मदाता माना जाता है, यूरोप में भी फ्रांस की क्रांति को जो 1789 में हुई थी उसको माना जाता है। तो आपके दिमाग में ये प्रस्तावना होनी चाहिए। अब दूसरी चीज़, भारत के संदर्भ में हम लेते हैं तो भारत के संदर्भ में ही नहीं, जो औपनिवेशिक देश थे यानी जिन पे दूसरे देशों का राज था, तो वहाँ पे जो औपनिवेशिक परिघटनाएं यानी कि उपनिवेशवाद के दौरान जो घटनाएं घटित हुई, वो आंदोलन घटित हुए, वो आंदोलन राष्ट्रवाद के जन्म के कारण बने। तो अब हमें भारत में जो राष्ट्रवाद के कारण या जो महत्वपूर्ण जो कारण थे वो 1857 की क्रांति, हालांकि उनका सबका अपना अलग अलग व्यू था, जो जनता थी वो उतना उनका भाग नहीं लिया जितना ऐसे और सविनय आंदोलन जो बाद में थी, लेकिन स्टार्टिंग यहाँ से लोगों के दिमाग में हो गई थी। फिर इसके बीच में जैसे आनंद मंठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मंठ नामक ग्रंथ लिखा। उसके बाद में भारत माता की छवि जो अबिंदरनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी। वह बंगाल का विभाजन 1905 में जो सबसे बड़ा रीजन बना राष्ट्रवाद के उदय का। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उसने भी राष्ट्रवाद को जगाने के लिए लोगों के बीच में जाना शुरू किया। और फिर जैसे होम रूल आंदोलन है, मदर टेरेसा का अलग था और बाल गंगाधर तिलक का अलग था, बाद में दोनों मिक्स हो गए एक जगह। तो ये एक क्रम है। बंगाली विभाजन जो सबसे बड़ा शक्तिशाली, उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो जनता में धीरे धीरे जागृति पैदा हो गई। उसके बाद में 1911 में तक लोगों में इतनी जागृति फैल गई थी कि उनको बंगाली विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो ये देखो कि 1911 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया, तो सोच सकते हैं कि वहाँ तक लोगों में कितनी राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई थी। तो वो जो रद्द हुआ था वो दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित हुआ था, उसके दौरान घोषणा की गई थी कि बंगाली विभाजन रद्द। फिर प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है, कब से? 1914 से लेकर 1918 तक। अब प्रथम विश्व युद्ध ने कैसे इफेक्ट डाला, क्या क्या इसमें टर्म्स हुए, या क्या क्या इसमें ऐसी घटनाएं हुई जो राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुई। क्योंकि जैसे 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि प्रथम विश्व युद्ध किस कारण राष्ट्रवाद के उदय में सहायक हुआ, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। यहाँ पे बना दे 2 नंबर का या 3 नंबर का, तो वो 5-10 जो कारण हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, या फिर उन कारणों में से ही कोई शॉर्ट क्वेश्चन निकाल ले तो वो भी हमें
यानी कि जो प्रथम विश्व के दौरान घटनाएं घटित हुई, पहली चीज़ तो ये थी कि ब्रिटेन ने जब भाग लिया तो उसकी आर्थिक हालत ख़राब हो गई, तो उन्होंने टैक्स कर वगैरह सब बढ़ा दिए गए, नए टैक्स लगा दिए गए और स्टैम्प ड्यूटी टैक्स लगाया, उनमें नमक कर, कई प्रकार के कर लगाए थे। उसके बाद में उस समय आर्थिक मंदी भी स्टार्ट हो गई, तो उस वजह से भी लोगों का जीना मुश्किल। उसी समय कुछ भारतीय कुछ हिस्सों में फसल खराब हो गई, तो किसानों की हालत ख़राब थी। उसी समय एक प्लेग नामक महामारी फैली इसी दौरान, मतलब ये 20 के दशक में, तो उसमें भी काफ़ी लोगों की जान गई। जो 1921 की जनगणना है उसके आधार पे 1,20,000 से 1,20,000 लोगों का एक अनुमान है। तो उस समय लोगों में भूखमरी फैल गई, ये प्लेग फैल गया, तो ये लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करने का जरिया बना। दूसरी चीज़, जब इंग्लैंड युद्ध में भाग ले रहा था तो उस समय गाँव में जबरन सिपाहियों की भर्ती की गई, यानी कि गाँव में जबरन पकड़ के सिपाहियों भर्ती में शामिल किया गया, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में वो भी रोष था। तो ये चीज़ें फैक्टर हमें क्लियर उसी समय करने हैं कि जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो उसमें जो 8-10 फैक्टर हैं वो कौन कौन से फैक्टर हैं। अभी जैसे इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो घटनाएं घटित हुई, आर्थिक मंदी और जो कर बढ़ाए गए या फिर जबरन भर्ती की गई सिपाहियों की, और जनगणना के दौरान 1921 की जनगणना कितने लोगों की मौत हुई, तो ये सब 5-10 हमें फैक्टर एक ऐसे तैयार करना है कि अगर निम्नात्मक क्वेश्चन पर भी इस पे आ जाए ना तो हम डरे नहीं। तो ये थी। उसके बाद में 1915 से महात्मा गांधी का आगमन होता है, जो दक्षिण अफ्रीका से भारत में लौट के आते हैं। तो उसमें सत्याग्रह का विचार, यानी कि दक्षिण अफ्रीका को भी हमें शामिल करना पड़ेगा एक लाइन में, क्योंकि महात्मा गांधी ने वहाँ सफल प्रयोग किया था। और वो किस नीति के लिए किया था, क्योंकि हर लाइन में क्वेश्चन है। नस्ल भेद नीति के विरुद्ध किया था। फिर भारत में जब भारत की हालत देखी, उन्होंने भारत में कुछ जगहों का दौरा किया, तो यहाँ भी वो इस चीज़ का प्रयोग करना चाहते थे। तो उन्होंने चंपारण में किया, 17 में खेड़ा में किया और फिर 18 में अहमदाबाद में किया। तो ये चीज़ें एक सीक्वेंस में चल रही है, तो हमें इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। लेकिन 1919 का रोलेट एक्ट, अब देखो रोलेट एक्ट 1919 में भारत में आया। तो रोलेट एक्ट को 3 तरह से हम देखेंगे कि रोलेट एक्ट भारत में आया। कब आया? 1919 में। कारण क्या था कि ऐसा दमनकारी कानून बनाया क्यों गया, और इस कानून से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला था, इस कानून के विरोध में कौन कौन सी घटनाएं हुई और इस कानून को पारित किसने किया। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड है, वो भी रोलेट एक्ट में आ गया। यहाँ पे फिर महात्मा गांधी सत्याग्रह का प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन वो हिंसा की वजह से अमृतसर में जो सत्याग्रह शांतिपूर्वक कर रहे थे उन पे जो पुलिस ने बर्बरता से गोलियां चलाई, उसके बाद में उग्र हो गई, तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को वापस ले लिया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं घटनाक्रम को लेके। तो महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगा कि दोनों समुदाय एक साथ अगर नहीं आएंगे तो
मुश्किल है काम, यानी कि जो लड़ाई है अंग्रेज़ों से वो मुश्किल है। तो फिर उसी समय खिलाफत आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो रही थी और उधर टर्की जो ऑटोनोमस साम्राज्य में खिलाफा का जो महत्वपूर्ण पद था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन, ऑटोनोमस साम्राज्य जो अब टर्की को बोला जाता है, तो उस समय महात्मा गांधी ने इसका फ़ायदा उठाया और मुस्लिम लीग के साथ आंदोलन चलाने के लिए उसने जो सहमति बनाई, किस तरह से बनी, कौन सी डेट में कब कब कहाँ कहाँ सम्मेलन हुए, और इस असहयोग आंदोलन की रूपरेखा, खिलाफत आंदोलन दोनों को साथ में चलाने की रूपरेखा कैसे तैयार हुई, फिर किस तरह ये भारत में फैला और किस घटना के कारण इसको वापस ले लिया, फिर इस घटना से स्तब्ध होकर 1919 के एक्ट के अनुसार चुनाव में भाग लेने की घोषणा स्वराज्य पार्टी जो मोतीलाल नेहरू श्यारदास ने बनाई। उसके बाद में जो घटनाक्रम होते गए एक क्रम और सीक्वेंस में चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, ये नहीं है कि ये सबको पता है कि सविनय आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की पृष्ठभूमि जो बनी वो किन कारणों से बनी, कि किन कारणों की वजह से भारत में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करने का फैसला लिया। और दूसरी चीज़, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में मेजर डिफरेंस क्या है, ये भी बात क्लियर होनी चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है। असहयोग आंदोलन में तो किसी तरह का सहयोग न करने का आह्वान था, कि फिर इसमें एक बुक जो महात्मा गांधी ने जिक्र किया था हिंद स्वराज्य में, कि उसने क्या कहा था कि भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ ये अंग्रेज जमे थे, भारतीयों के सहयोग से ही ये उखड़ेंगे। तो असहयोग आंदोलन में तो असहयोग था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो मेन जो उसका मोटो था वो था अंग्रेज़ों के जो बनाए हुए कानून थे उनको न मानना। तो इस तरह हमें उसकी पृष्ठभूमि तैयार करनी होगी। फिर नमक कानून, जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के दौरान नमक कानून तोड़ा, फिर कैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया, गांधी इरविन समझौता हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, फिर पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, फिर मुस्लिम लीग और महात्मा गांधी के बीच में सीटों के बंटवारे के बारे में। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा मोटो आपको एग्ज़ाम में के लिए तैयार नहीं करना, आपको भविष्य, क्योंकि ये चैप्टर है, मुझे पता है ये यूरोप में राष्ट्रवाद से ज़्यादा महत्वपूर्ण भारत में राष्ट्रवाद वाला चैप्टर है, ये भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम ट्वेल्थ की हिस्ट्री को देखें और जो बंदा आगे आर्ट्स लेके या फिर साइंस लेके भी वो आगे ट्वेल्थ बाद में कंपटीशन देता है, तो वो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ये है जो एक सीक्वेंस में हमें चलाना। तो आप टेंशन ना ले, मुझे खुद को रियलाइज़ है कि बोर्ड पे पढ़ाना है तभी आप कनेक्ट हो पाओगे, लेकिन जो चीज़ें मैं वीडियो में समझा रहा हूँ उससे ये समझो बेटर मैं समझा पाऊँगा बोर्ड पे। क्यों? बोर्ड पे हम डायग्राम बना सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता सकता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन निम्नात्मक में आए तो आपको यहाँ पे क्या कैसे विभाजन करना है, तो वो चीज़ है कि मैं बोर्ड पे ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाऊँगा। लेकिन आप एक बार वीडियो देखें, जुड़ें, जल्द से जल्द मैं लाइव आऊँगा, बोर्ड पे क्लास लूँगा। और कितने लोग
कितने भाई बहन ने ये वीडियो देखा है ताकि और उनको कुछ समझ में आया है वो लाइक कमेंट्स करें। और दूसरी चीज़, पूरा पैटर्न कोर्स कराने की कराने की नहीं, एग्ज़ाम में को कैसे फेस करना है, कैसे नंबर लाना, इसकी गारंटी। तो रियलिटी है कि हम इस तरह से अध्ययन करेंगे कि कोई क्वेश्चन, मैं इस तरह से आपको अध्ययन करवाऊँगा कि कोई क्वेश्चन आउट जाएगा ही नहीं। और मैं आपका कोई डाउट होगा या अभी भी डाउट है, रात को अगर 2 बजे भी मैसेज करोगे तो मैं उसका समाधान करूँगा। इसलिए मुझे आज संडे को वीडियो बनाना पड़ा। जो सीक्वेंस भारत में राष्ट्रवाद के जन्म के लिए जो हमने अभी देखा, कैसे रूपरेखा तैयार हुई, वही सीक्वेंस, वैसी ही घटनाएं यूरोप के राष्ट्रवाद में आएंगी। फिर दूसरी चीज़, हम यूरोप के राष्ट्रवाद को कनेक्ट करेंगे किससे, औद्योगिकरण का युग, जो चैप्टर है 4th नंबर। क्यों? क्योंकि औद्योगिकीकरण जो सबसे पहले हुआ था वो भी यूरोप में हुआ था। तो इन दोनों चैप्टरों को हम कनेक्ट करेंगे कि क्या क्या कॉमन फैक्टर हैं इनमें। भूमंडलीकरण तो अलग है, भूमंडलीकरण विश्व बनना, लेकिन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और औद्योगिकरण युग में कुछ तो सिमिलर है। तो इन दोनों को कनेक्ट करके ताकि हमें अलग अलग नहीं डिफरेंस समझ में आ जाए। जैसे अगर हम बोर्ड पे पढ़ें तो एक तरफ असहयोग आंदोलन होगा, दूसरी तरफ सविनय वेग आंदोलन होगा। तो जो सामने अगर पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा डाउट क्लियर होगा। तो इसलिए आप चिंता ना करें, विश्वास बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। जल्द मैं ऑनलाइन यानी कि लाइव क्लास और बोर्ड दोनों का मैं मतलब सेटअप बना रहा हूँ। तो आप धैर्य बनाए रखिए और विश्वास कीजिए। और अगर मैंने जो आपको प्लान बताया है किस तरह से पढ़ना है, अगर वो आपको अच्छा लगे या फिर कोई अगर टीचर भी देख रहा है, उनसे रिक्वेस्ट है, जो मतलब चाहे गवर्नमेंट टीचर हो चाहे प्राइवेट टीचर हो, क्योंकि वो मेरे से ऊपर है। तो अगर वो भी देख रहे हैं, अगर क्योंकि मैटर स्टूडेंट के भविष्य का है, तो अगर वो भी देख रहे हैं इस वीडियो में, अगर मैंने कुछ मुझे और कुछ ऐड करना है या आपको कुछ सुझाव देना है तो मैं मानने को तैयार हूँ। जो स्टूडेंट के हित में होगा आप भी सोचें, मैं भी सोचूं, मिलके स्टूडेंटों के लिए कुछ करते हैं, यही मेरी आशा है। ओके, धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, और जिस पैटर्न पे मैंने बात की है क्या उस पैटर्न पे चलना, उस पैटर्न के हिसाब से चलना बेहतर होगा। ओके, धन्यवाद।